आसमान में काले घनी काली अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था जो किसी आने वाली भयानक मुसीबत का संकेत दे रहे थे। आज की रात बाकी रातों से कुछ अलग थी, स्याह, रहस्यमयी और डरावनी। विवेक और अभिषेक दोनों दोस्त बैलगाड़ी पर बैठकर पास के बड़े शहर जयनगर से अपने गांव देवलोक लौट रहे थे। दोनों ने शहर में कुछ सामान बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। बैल धीरे धीरे अपनी मस्त चाल में चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई जल्दी ना हो। यार विवेक, ये बैल तो आज बड़े आलसी लग रहे हैं। देख इनकी चाल, जैसे कोई राजा महाराजा की सवारी हो। इस रफ्तार से तो आधी रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। हाँ भाई, मैंने भी यही सोचा था। और देखो, ऊपर आसमान में बादल भी कैसे घिर रहे हैं, एकदम से काले हो गए हैं। लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। अगर बारिश आ गई और हम बीच रास्ते में फंस गए तो फिर सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। अरे यार, लगता है प्रकृति भी हमारे खिलाफ हो गई है। हवा भी तेज चल रही है और बैल भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कुछ आने वाली मुसीबत को भांप रहे हों। तभी पहली बूंदें गिरने लगीं, फिर तेजी से बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों इधर उधर देखने लगे कि कहीं शरण मिल जाए। अरे देख अभिषेक, उधर दूर में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई गांव या ढाबा हो। चलो उधर ही चलते हैं, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी। हाँ। वह बैलगाड़ी को उस रोशनी की दिशा में मोड़ने लगे। रास्ता कच्चा था और बारिश की वजह से कीचड़ भी हो गया था। बैल मुश्किल से चल रहे थे। यार, ये रास्ता तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। घास फूस और झाड़ियां इतनी बड़ी हुई हैं। लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा, वापस भी तो नहीं जा सकते इस बारिश में। आधे घंटे बाद वे एक छोटे से गांव के सामने पहुंचे। गांव छोटा था लेकिन साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी आ रही थी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के सामने बरामदे में बैठा था। नमस्ते बाबा जी, हम बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। रास्ता भटक गए हैं और अब रात भी हो गई है। क्या यहाँ कहीं रुकने की जगह मिल सकती है? बाबा ने उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में अजीब सी गर्मजोशी थी। चलो मेरे घर चलो, तुम्हारे बैलों के लिए भी पीछे गौशाला में जगह है, वे भी आराम से रह सकेंगे बेटा। बाबा उठे और उन्हें अपने घर की तरफ ले चले। घर पुराना था लेकिन मजबूत और साफ सुथरा। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे जो पूरे घर में एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। बाबा जी, यहाँ बिजली नहीं है क्या? हमारे गांव में अभी भी पुराने जमाने की व्यवस्था है। यहाँ बिजली कभी नहीं आई। हम अभी भी दिए, मिट्टी का तेल और लकड़ी से अपना काम चलाते हैं, जैसे हमारे पूर्वज चलाते थे। नई चीजों की हमें जरूरत नहीं। बाबा की बात सुनकर दोनों दोस्त थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे दशकों पुराना हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी काफी पुरानी लग रही। तभी बाबा की पत्नी अंदर से आईं। वे भी काफी बुजुर्ग थीं और पुराने जमाने के कपड़े पहने थीं। अरे, मेहमान आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों बाद कोई इस तरफ आया है। मैं तुरंत खाना बनाती हूँ। अरे नहीं दादी, आप परेशान ना हो। हमें ज्यादा भूख भी नहीं है, बस थोड़ी जगह मिल जाए रुकने के लिए। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? मेहमान को भूखा कैसे रख सकते हैं? तुम बैठो, मैं जल्दी खाना बनाकर लाती हूँ। दादी रसोई में चली गईं। बाबा और दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, इस गांव का नाम क्या है? हमने पहले कभी इस रास्ते से इस गांव को नहीं देखा था।
ये गांव बहुत पुराना है बेटा। यहाँ हमारे पुरखों की कई पीढ़ियां रही हैं। नाम नाम तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। रास्ता भी थोड़ा छुपा हुआ है। हाँ, हमने भी देखा। रास्ता काफी वीरान था। लगता है कि यहाँ ज्यादा आवाजाही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम यहाँ शांति से अपनी जिंदगी बिताते हैं, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर। बस कभी कभार तुम जैसे मेहमान आ जाते हो। थोड़ी देर बाद दादी खाना लेकर आई। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें कुछ अजीब स्वाद था, जैसे कोई पुराना मसाला हो या फिर कुछ ऐसी चीज जो आजकल इस्तेमाल नहीं होती। दादी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। हाँ बेटा, हम पुराने तरीकों से खाना बनाते हैं। जंगली जड़ी बूटियों और पुराने मसालों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद रात गहरी होने लगी। बाबा ने उन्हें एक कमरा दे दिया। कमरे में आकर दोनों दोस्त बिस्तर पर लेटे। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप अगरबत्ती की हो। विवेक, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ये लोग कुछ अलग हैं। उनके रहने का तरीका, बोलने का अंदाज, सब कुछ जैसे किसी पुराने जमाने का हो। हाँ यार, मैंने भी महसूस किया। लेकिन तू बहुत सोचता है। हो सकता है ये कोई पिछड़ा इलाका हो, जहाँ अभी भी लोग पुराने तरीकों से रहते हों। गरीब लोग हैं, इसलिए पुराने तरीकों से जीवन बिताते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। खैर, एक रात की बात है। सुबह निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बजे विवेक को तेज प्यास लगी। पानी का गिलास खत्म हो गया था। वह पानी पीने के लिए धीरे धीरे बाहर निकला, ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाहर आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। आंगन में एक पुराना कुआं था, जिसके चारों तरफ पत्थर लगे थे। जब विवेक कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांककर पानी निकालने की कोशिश की, तो उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। विवेक की सांस रुक गई। उसने फिर से ध्यान से सुना। आवाजें फिर आईं, लेकिन इस बार और साफ। हमें बचाओ, हमें यहां से निकालो। विवेक डर गया। उसने तुरंत कुएं में झांका, लेकिन चांदनी की रोशनी में भी सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने धीरे से आवाज लगाई। क्या हुआ बेटा? प्यास लगी थी? विवेक ने डरते हुए मुड़कर देखा। बाबा वहां खड़े थे, लेकिन चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था। आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। जी हाँ बाबा, प्यास लगी थी तो पानी लेने आए। क्या अच्छा किया बेटा। यहाँ का पानी बहुत मीठा और ठंडा है, बहुत गुणकारी है। जो एक बार पी लेता है वो इसे छोड़ नहीं पाता, हमेशा यहीं रह जाता है। यहीं रह जाता है? मतलब ये कि इस पानी का स्वाद इतना अच्छा है कि लोग दूसरी जगह का पानी पीना ही भूल जाते हैं, फिर वे यहीं बस जाते हैं। बाबा की बात सुनकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे बाबा कुछ और ही कह रहे हों। बाबा जी, मैं अब सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी निकलना है। हाँ बेटा, जरूर सो जाओ। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। विवेक तुरंत कमरे में वापस भागा और अभिषेक को हिलाने लगा। अभिषेक उठ, जल्दी उठ यार। यहाँ इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? अरे क्या बात है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? विवेक ने जो कुछ देखा और सुना था वह सब विस्तार से बताया। कुएं से आती आवाजें, बाबा का अजीब व्यवहार और उनकी डरावनी बातें। अभिषेक को भी अब डर लगने लगा। सच में यार, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं खुद बहुत डर गया हूँ। चल चुपचाप बैलगाड़ी तैयार करते हैं, यहाँ से निकलना होगा नहीं। लेकिन यार, अगर हमने गलत सोचा हो तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। इन निर्दोष लोगों पर शक करना। मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और फिर सावधान रहने में क्या हर्ज है। वे चुपचाप बाहर निकले। जैसे ही वे बैलों को खोलकर गाड़ी तैयार कर रहे थे, बाबा अचानक वहां आ गए। कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो रात है। अंधेरे में जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। बाजी,
हमें हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। घर पहुंचना जरूरी है। तभी गांव के और लोग भी वहां आ गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात को वे सब कैसे जाग रहे थे। सबके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे। हाँ, तुम लोग हमारे मेहमान हो। अब हमेशा यहीं रहना होगा। तुम्हें यहाँ अकेलापन नहीं लगेगा। हम सब मिलकर रहेंगे। हमें जाने दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने बैलों को तेज हाँका। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। पीछे से आवाजें आ रही थीं। जब विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे दौड़ नहीं रहे थे। वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। सूरज निकलने पर उन्हें एक असली गांव दिखाई दिया, जहां लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। वे वहीं रुके और गांव वालों से रात वाले गांव के बारे में पूछने लगे। साहब, यहाँ से उत्तर दिशा में कोई गांव है? रात हम वहां रुके थे। एक बुजुर्ग किसान ने उनकी तरफ देखा और चिंता से पूछा, बेटा, तुम कहाँ रुके थे उत्तर दिशा में? एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। हमें खाना खिलाया, रुकने की जगह दी। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, तुम लोग वहां रुके थे? ये तो बहुत बुरी बात है। बेटा, उधर तो 50 साल पहले एक गांव था, लेकिन वहां एक भयंकर भूकंप आया था। पूरा गांव एक रात में खत्म हो गया था। सारे लोग मर गए थे। अब वहां तो सिर्फ खंडहर है बेटा। अगर कोई वहां रात गुजार दे तो क्या होता है? जो वहां रुक जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं वो भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि वहां से निकल आए। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के कितनी करीब से बचकर निकले थे।